दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स का डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं। ये पीडीएफ आपको लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लर्निंग बाय एपी सर चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया कि हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WMO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका शीर्षक क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन रखा गया है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अभी हाल ही में जो पेपर हुआ यूपीपीएससी का, उसमें पूछा गया कि टाइटल या शीर्षक से, तो अब आगे आपको टाइटल व शीर्षक भी ध्यान रखने हैं। क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग इंटरकनेक्शन, ये WMO के द्वारा रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई उसका टाइटल था। दूसरा स्टेटमेंट पूछ दिया गया कि 2 ITBP ऑफिसर्स रतन सिंह सोनल, पहला नाम कौन, रतन सिंह सोनल एंड अनूप कुमार हैव कन्क्वायर्ड द मनासलू पीक ऑफ नेपाल। एक यहाँ पर मनासलू चोटी दी गई, उसको बताया जा रहा कि ITBP ऑफिसर रतन सिंह सोनल व अनूप कुमार के द्वारा इसको क्या किया गया, फतह किया गया। तो दोस्तों आपको बताते चले यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहला वाला भी सही है। WMO ने क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शन नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। दूसरा, ITBP के 2 जवान रतन सिंह सोनल व अनूप कुमार मनासलू, जो कि नेपाल की चोटी है, उसको फतह किया। तो इस प्रकार इसका आंसर दोनों हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ITBP की स्थापना कब हुई थी। दूसरा बताना है कि ये WMO क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत एजेंसी का पार्ट है। तो 2 क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन एड्रेस द फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। हाल ही में भारत की पहली कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसको माननीय अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री के साथ साथ इसी साल सहकारिता मंत्रालय भी बनाया गया। तो सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री कौन है, अमित शाह जी। तो अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली में आयोजित किए गए फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को क्या किया गया, यानी संबोधित किया गया। तो ये है क्या, तो इसमें कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से भारत वैश्विक मंच पर जो अन्य कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनका सहयोग प्राप्त करना चाहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का भी गठन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह हो जाएगा। अगर इसमें अन्य चीज़ों की बात की जाए तो आपको बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया। आइए अब संविधान में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 में भी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी की आप बात करते हैं, उसमें भी एक जगह कौन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। अब बात आती है कि सहकारी समितियाँ क्या मूल संविधान में थी? जी नहीं, इन्हें 97 संविधान संशोधन से 2011 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 में शामिल किया गया है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 19 के किस हिस्से में इसे शामिल किया गया। तो आप 19 के जो संगठन बनाने का या संघ बनाने की आज़ादी 19C में दिया गया, उसी में इसको शामिल किया गया है। किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आई है तो इसके लिए एक भाग भी शामिल किया गया, भाग 9 भी। अब बात आती है भाग 9 में पंचायती राज है, भाग 9A में
नगर पालिका है और भाग 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी को शामिल किया गया है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43B राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब हुआ मौलिक अधिकार के साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है। वहाँ पर भी जो ये 43B है, इसको भी 97 संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, इंडियाज रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज्ड CAF, इसको बोलते हैं चैरिटी एड फाउंडेशन। CAF की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? चैरिटी एड फाउंडेशन। चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। क्या इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 18 है? दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि इसमें इंडिया की रैंक 14 है। टोटल कितने देश शामिल किए गए? तो 14 लिखे हो, एक अपने आप लगा लो आगे। तो टोटल 114 देश इसमें शामिल किए गए। उनमें से इंडिया की रैंक दोस्तों कितनी, यानी 14 प्राप्त हुई है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें कोविड-19 के दौरान अजनबियों को जो भारतीयों के लोगों के द्वारा सहायता पहुंचाई गई, उनको मानक बना करके ये इंडेक्स जारी किया गया। इसमें बताया गया 61% भारतीयों ने अजनबियों को कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सहायता पहुंचाई है। अब बात आती है नंबर 1 पे इस रैंकिंग में कौन सा देश है? तो दोस्तों, नंबर 1 पे इस रैंकिंग में कौन देश है? इंडोनेशिया। नंबर 2 पे कौन है? इंडोनेशिया। नंबर 2 पे केन्या है। नंबर 1 पे इंडोनेशिया, नंबर 2 पे दोस्तों केन्या, और नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें नाइजीरिया है, और नंबर 4 पे म्यांमार है। तो ये 4 देश आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 पे इंडोनेशिया, नंबर 2 पे केन्या, नंबर 3 पे नाइजीरिया, नंबर 4 पे म्यांमार इस देश में इसमें शामिल है इस लिस्ट में। अब आइए दूसरा, अभी हाल ही में भारत में एक चक्रवात आया, वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को बुरी तरीके से क्या किया? प्रभावित किया। अब यहाँ पूछ रहा उसका नाम क्या था? उसका तूफान गुलाब। क्या नाम था? गुलाब। अब बात आती, क्या ये नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये नाम म्यांमार नहीं दिया है, बल्कि हरिकेन जो गुलाब आया, ये नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। तो ये भारत है, और भारत का ये वाला आपका आंध्र प्रदेश उड़ीसा, यहाँ पर ये चक्रवात हिट किया, जिसका नाम क्या था? गुलाब। और इसका नाम किसने दिया? इधर ये पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया है। तो ये यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आपका पहला भी स्टेटमेंट गलत और सेकंड भी स्टेटमेंट गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, अब आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके पहले भी 2 चक्रवात आ चुके हैं। एक कौन आया था? यास। एक कौन आया था? यास। और यास के बाद एक कौन आया था? तौकाते। जो तौकाते चक्रवात आया था, तो ये भारत का ये म्यांमार है। तौकाते नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया था, लेकिन म्यांमार पूर्वी हिस्से में है। तो आप याद रखिएगा, याद करने का तरीका है कि तौकाते म्यांमार नाम दिया, तो ये आपका यहाँ पूर्वी हिस्से में नहीं आया था, ये इस साइड से टकराया था, भारत के पश्चिमी घाट वाले साइड में ये टकराया था। तो लेकिन नाम आपका किसके द्वारा दिया गया था? म्यांमार के द्वारा। दूसरा चक्रवात कौन आया था दोस्तों? यानी यास। यास नाम किसके? तो यास, इसके बगल आगे बढ़ते जाओगे तो ओमान मिलेगा, ओमान के द्वारा यास नाम दिया गया था। और यास चक्रवात इधर साइड से टकराया था, जहां अब गुलाब चक्रवात आया है, यानी बंगाल में पैदा हुआ था। तो दोनों आपके चक्रवात ध्यान रखिएगा। 2 और आपको बताए। अब एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निसर्ग चक्रवात आया था, ये निसर्ग चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया था और कब और कहाँ ये हिट किया था, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्लियर ही हो गया होगा। अब आगे आते हैं।
अगला पूछ रहा है कौन सही कथन है। पहला स्टेटमेंट दिया गया उसकी बात कर लेते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है, आपको पता है कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, हैज हैंडेड ओवर 157 आर्ट वर्क्स एंड एंटीक्विटीज टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी मोदी जी के द्वारा 76वां जो जनरल असेंबली होती है, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको क्या किया गया, संबोधित किया गया। संयुक्त राष्ट्र का जनरल असेंबली को क्या किया गया, संबोधित किया गया, और ये न्यूयॉर्क में ये संबोधन हुआ। अब यहाँ जब ये मोदी साहब जो बाइडन से मिले तो जो बाइडन के द्वारा भारत के 157 कलाकृतियाँ व पुरावशेष सौंपे हैं। दूसरा स्टेटमेंट अब यहीं पर आपको जान लेना चाहिए कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके कितने, तो उसके 15 जो सुरक्षा परिषद होती है, तो सुरक्षा परिषद में 5 तो अस्थाई होते हैं और 10 अस्थाई। इस 10 अस्थाई में भारत भी इसमें चुना गया है, भारत भी इसमें चुना गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब 10 में जो भारत के साथ साथ अन्य कौन देश हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के साथ साथ अन्य कौन देश भी चुने गए हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। और इसके संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, इसके 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 6 स्पेशलाइज्ड एजेंसी, विशेषीकृत एजेंसी कौन है। क्या उनमें से जो ऊपर डिस्कस अभी किए, यानी WHO या WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसमें शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ दिया जा रहा कि महाराष्ट्र सोजत मेहंदी GI टैग, महाराष्ट्र की सोजत मेहंदी को क्या GI टैग प्रदान किया गया। तो दोस्तों हाँ, GI टैग प्रदान किया गया, सोजत मेहंदी को ही GI टैग प्रदान किया गया, लेकिन ये महाराष्ट्र की ना होकर के कहाँ की है, राजस्थान की है। दोस्तों जो GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसकी GI जो अधिनियम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये 1999 का अधिनियम है। 1999 के अधिनियम के तहत GI टैग प्रदान किया जाता, जो किसी क्षेत्र विशेष का विशिष्ट उत्पाद होता, उस क्षेत्र विशेष में ही वो जाना जाता है या पैदा होता है, तो उसको ये भौगोलिक हो सकता, मानव निर्मित हो सकता, किसी भी रूप में हो सकता है, तो इसको GI टैग प्रदान किया जाता है। तो ये GI टैग ध्यान रखिएगा 10 वर्षों का होता है, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता। किंतु अगर यहीं पेटेंट की बात की जाए तो पेटेंट 20 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों अभी सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया, लेकिन ये महाराष्ट्र की नहीं, कहाँ की है, तो आपका ये है राजस्थान की। तो यहाँ पर ओनली 1 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगला फिर पूछ रहा, ऊपर ही देख लीजिए, पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछ रहा। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया, डेनियल ग्रेग हैज बीन ऑनर्ड बाय बीइंग अपॉइंटेड एज होनोरेरी कमांडर इन द रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम है इसका मानद कमांडर किसको बनाया गया दोस्तों, तो ये डेनियल ग्रेग को बनाया गया है। क्या यह बात सही है, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट रहा। दूसरा कहा गया 4 years हैव बीन कंप्लीटेड ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सौभाग्य स्कीम। इसे 25 सितंबर को लॉन्च किया गया, 4 साल पूरा हुआ है। तो स्टेटमेंट आपका 2015 में तो किसी भी कीमत पे यानी नहीं शुरू किया गया था। इसे 7 से सौभाग्य यानी सौभाग्य 7 का मतलब अंत में 7 लगा दो, आगे 2017 यानी ये 7 आ गया तो एक ही सन बचता है 2017। तो सौभाग्य योजना, इसी को सहज बिजली हर घर पहुंच योजना के नाम से जाना जाता है। तो सौभाग्य योजना को 2017 में शुरू किया गया था। कब? 25 सितंबर। कब दोस्तों? 25 सितंबर 2007 को सौभाग्य योजना को शुरू किया गया था। तो यहाँ गलत पूछा। पहला स्टेटमेंट सही था कि डेनियल क्रेग को क्या किया गया, अभी हाल ही में होनोररी कमांडर यूनाइटेड किंगडम में नियुक्त किया गया। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ओनली 2 गलत पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, रिसेंटली
कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल एडिटर, यानी बाह्य ऑडिट, जो बाह्य एडिटर हैं इंटरनल किसके बनाए गए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो बाह्य एडिटर हैं वो किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया है जीसी मुर्मू को। जीसी मुर्मू भारत के कैग के अध्यक्ष हैं। कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल के अध्यक्ष कौन है, जीसी मुर्मू। उनके इन्हीं अध्यक्ष को, जीसी मुर्मू साहब को एक्सटर्नल एडिटर भी बनाया गया, किसका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। अब यहाँ बात की जाए कि जीसी मुर्मू कैग के अध्यक्ष बनने के पहले, ये जब जम्मू कश्मीर बना तो जम्मू कश्मीर के पहले एलजी थे, क्या थे, पहले एलजी थे, पहले राज्यपाल थे। तो ये भी ध्यान आप रखिएगा। वर्तमान में जीसी मुर्मू हैं क्या, तो ये कैग। अब कैग की बात आई है तो कैग की स्थापना कब हुई, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच है, 148 से लेकर 151 के बीच है। अब आइए लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डेली योजना। कल हमने आपको योजना में मनरेगा आपको कहा था कि मनरेगा तैयार करके आइएगा। दोस्तों इसको नरेगा अधिनियम के रूप में 2005 में इसको अधिनियम लाया गया, अधिनियम, लेकिन अधिसूचित इसको कब किया गया, 2006 में। दोस्तों अधिनियम कब का है, अगर ये एक्ट पूछे तो ये 2005 का है, 2005 का है। लेकिन इसे नरेगा कब किया गया, तो ये 2 अक्टूबर नरेगा से 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 इसको क्या किया गया, इसे नरेगा से इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, मनरेगा। क्या कर दिया गया दोस्तों, मनरेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया जाता, 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। कितने दिन का, 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार प्रदान किया जाता। किसको, अकुशल कामगारों को। ये अकुशल या असंगठित इसको कह लीजिए, अकुशल व असंगठित कामगारों को रोजगार प्रदान किया जाता है। और ये रोजगार कितना, 5 किलोमीटर के रेडियस में प्रदान करना होगा। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हुई तो दोस्तों अतिरिक्त मजदूरी भी देना होगा, अतिरिक्त वेतन या मजदूरी देना होगा। अगर कोई आवेदन करता है तो आवेदनकर्ता को 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त करवाना होगा। 15 दिन के अगर रोजगार नहीं उसे प्राप्त होता है, या रोजगार जो मांग रहा है, जिसको आवेदन पूरा हो गया, या आवेदन करता है, या श्रमिक है, कामगार है, इसको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं प्राप्त होता, तो ऐसे में क्या होगा, इसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा। क्या देना होगा, बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा। और इसमें जो ये स्कीम है एक वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती है। और आपको पता है दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष कब से कब, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या किया जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच माना जाता है। ये एक वित्तीय वर्ष होता है। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए ये क्या है, अधिकार आधारित, मनरेगा क्या है, अधिकार आधारित रोजगार पाने का क्या है, एक अधिनियम है। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें एक कहा गया 1/3 महिलाएं जरूर होनी चाहिए, कम से कम 1/3 महिलाओं की अनिवार्यता जरूरी है। तो ये आपका क्या रहा दोस्तों, 100 दिन का रोजगार रहा। और ये मनरेगा जो कि नरेगा के रूप में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का एक अच्छा क्या है, उपाय है। और इसमें जो कौन मंत्रालय इसका इम्प्लीमेंट कर रहा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये दोस्तों मनरेगा। अब आज का जो योजना हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब, इसको नोट कर लीजिएगा, गरीब
कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, रोजगार अभियान। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू किया गया, तो आपका समझिएगा, जब कोविड-19 का व्यापक प्रभाव पड़ा, लॉकडाउन लगा, तो कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन से जो शहर में मजदूर भारतीय गए हुए थे वो अपने गांवों को लौटने लगे, तो उनको रोजगार गांवों में आकर के रोजगार प्राप्त करने की चुनौती उत्पन्न हुई। इसी चुनौती से निजात पाने के लिए दोस्तों एक दो नहीं कितने 12 मंत्रालय या इसके विभाग आपस में हाथ मिलाए और ये सामने आए और कहा कि जो ये मजदूर प्रवासी मजदूर गांव में आए हैं, इनको क्या किया जाएगा, रोजगार हम सब मिलकर उपलब्ध करवाएंगे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो योजना शुरू की गई, उस योजना को क्या नाम दिया गया, यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका क्या दिया गया दोस्तों, नाम दिया गया GKRA, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अब बात इसको कैसे कब लॉन्च किया गया, डेट कैसे याद रखोगे दोस्तों, ऐसे डेट आप भूल जाते हो, तो इसका तरीका हम बता रहे हैं। मजदूर जब रोजगार उनका छिन गया, कोविड-19 लॉकडाउन लगा, तो अब उनकी 2 जून की रोटी, जो सुबह शाम गांव में कहते हैं ना 2 जून की रोटी मुश्किल है, तो इनकी 2 जून की रोटी मुश्किल हो गई। तो यहाँ लिखिए दोस्तों 2 जून, और 2 जून की रोटी क्या हो गई, मुश्किल। तो 2 जून और ये 2 रोटी सुबह शाम रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। तो 2 जून में दोस्तों बहुत आसान, अब 0 यहाँ चिपकाना है, 0 यहाँ चिपकाना। अब समझ चुके होंगे 20 किसको दर्शाता है, 2020 मतलब हुआ 2020 में। तो ये 2 जून की रोटी गरीबों को जो मजदूरी करते थे उनके लिए चुनौती बन गई, तो इसे 20 जून 2020 को शुरू किया गया। तो दोस्तों आपको डेट बिल्कुल दिमाग में याद रहेगी कि जैसे गरीब कल्याण रोजगार अभियान आएगा, वैसे वही मजदूरों को चुनौती उत्पन्न हो गई थी। 2 जून की रोटी भी मुश्किल से मिलना मुश्किल हो गया था। तो इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 20 जून, यानी 2 जून लगा के 0 चिपका देना है, तो 20 जून 2020 को इसे शुरू किया गया। कहाँ से शुरू हुआ दोस्तों, तो इसे माननीय मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के खगड़िया जिले से, कहाँ से शुरू हुआ, बिहार के खगड़िया जिले के कौन सा गांव, तेलीहर गांव से इसे शुभारंभ किया गया था। दोस्तों इसमें कितने राज्यों, 6 राज्यों में शुरू किया गया, और ये कितने दिन का, 125 दिन का रोजगार देने का अभियान था। कितने दिनों का, 125 दिनों का। और कितने राज्यों में दोस्तों, 6 राज्यों में शुरू किया गया। और 6 राज्य कौन है, तो बूम बूम बुमराह, तो बूम बूम बुमराह, और फिर आपका ओझा, ये याद रखिएगा, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, बूम बूम बुमराह ओझा। ऐसे राज्य तुरंत तो आप रट लेते हो, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूजन ना रहे तो ये योजना क्या है, बूम बूम बुमराह, और बुमराह और ओझा, बुमराह ओझा। तो बी से हो जाएगा बिहार दोस्तों, यू से हो जाएगा यूपी, एम से हो जाएगा MP, आर से हो जाएगा राजस्थान, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, झा से हो जाएगा झारखंड। तो बूम बूम बुमराह ओझा, ये 2 लोगों ने मिलकर इसमें लोगों को सहायता प्रदान की। ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हो। तो ये कितने, 6 राज्यों में शुरू किया गया। कौन 6 राज्य हैं, बूम बूम बुमराह, और उसके बाद फिर ओझा। तो बूम बूम बुमराह ओझा, तो ये बिहार, यूपी, उसके बाद MP, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, ये 6 राज्यों में शुरू किया गया। और 6 राज्यों में के कितने जिलों में, 116 जिलों में। कितने जिलों में दोस्तों, 116 जिलों में। और 116 जिलों में से 27 इसमें कौन है, आकांक्षी योजना के अंतर्गत आने वाले जिले भी शामिल हैं। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि 12 विभिन्न मंत्रालय विभाग इसमें संयुक्त प्रयास से ये अभियान चल रहा है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख भूमिका है। इसके अलावा रेलवे मंत्रालय, स्किल मिनिस्ट्री, इसके अलावा रोड मिनिस्ट्री और कई इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, बहुत सारे इस प्रकार 12 मंत्रालय हैं। तो 12 मंत्रालय नहीं पूछा जाएगा, आपको याद नहीं रखना। तो दोस्तों आज की ये स्कीम रही। अब आज का जो आपका होमवर्क है, जो आपको तैयार करना है, वो कौन सी स्कीम है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, इसको तैयार करके आइएगा। ये आपका होमवर्क है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।